साथियों, फलित ज्योतिष ग्रहों के गुरुदोष प्रकृति पाठ 64 में आप सभी का स्वागत। बहुत जल्दी हम लोग 63 पाठ तक आ गए और ग्रहों के राशियों के बारे में, नक्षत्रों के बारे में और ग्रहों के बारे में भी हम लोग ने बहुत कुछ जाना और ग्रहों के लग्न वाइज हम जो है शुभ अशुभ भावों को कि कौन से ग्रह शुभ होंगे कौन से अशुभ होंगे इसको भी जानने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 8 राशियों तक के लग्नों का बारे में जानकारी की। आज 9वें राशि धनु राशि जो गुरु की राशि है और शुभ राशि नरसंगिक रूप से शुभ राशि है, उसके लग्न के लोगों के बारे में बात करेंगे। अब पूर्वी क्षितिज पे आपने जाना पूर्व की भांति कि जिसके लग्न में 9 लिखा होगा, राशि जिसकी जन्म के समय में यहाँ 9 होगा वो धनु राशि का व्यक्ति होगा, धनु लग्न का व्यक्ति होगा। और धनु लग्न का व्यक्ति होगा तो 9 हमको प्राप्त होते ही हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ेंगे तो पत्रिका बनाते समय सीधे सीधे हम क्या करेंगे कि यहाँ 9 धनु राशि लिखेंगे तो यहाँ 10वीं मकर राशि, यहाँ 11वीं कुंभ राशि, यहाँ 12वीं मीन राशि, यहाँ 5वें भाव में हम मेष राशि, 6ठे भाव में हम वृष राशि, 7वें भाव में मिथुन राशि, 8वें भाव में कर्क राशि, 9वें भाव में सिंह राशि और 10वें भाव में हम कन्या राशि और 11वें भाव में तुला राशि, 12वें भाव में वृश्चिक राशि। कल वृश्चिक तक हमने जाना था, आज धनु राशि के बारे में बात हो रही है। तो धनु राशि में कौन से ग्रह शुभ होंगे कौन से अशुभ होंगे। पूर्व की भांति पहले धनु राशि के जो है स्वामी कौन होते हैं, धनु राशि के स्वामी ग्रह जो होंगे, धनु राशि के स्वामी होंगे कौन, धनु राशि के स्वामी गुरु होते हैं। ये नरसंगिक रूप से शुभ होते हैं। इनकी 2 राशियां होती हैं। पहली राशि इनकी 9 से प्रदर्शित की जाती है, ये धनु होती है, और दूसरी राशि इनकी 12 होती है जो मीन से प्रदर्शित होती है। ये 12वीं राशि है और मीन। अब यहाँ पे धनु राशि की बात हो रही है, 12वीं राशि इनकी केंद्र में, दूसरे केंद्र में है। अब यहीं से हम शुरुआत करते हैं। लग्नेश आपको एक सर्वभाती सबको विदित है कि जो भी ग्रह केंद्र या त्रिकोण में होते हैं, केंद्र के ग्रह हमेशा शुभ होते हैं, लेकिन वो अपनी शुभता कभी कभी खो देते हैं। अगर इसके शत्रु होते हैं, लग्नेश के मित्र नहीं होते हैं तो शत्रु हो जाते हैं। लेकिन त्रिकोण के मित्र जो है ग्रह कभी भी जो है राशियां जो है कभी अशुभ प्रभाव नहीं देते हैं, चाहे उनकी दूसरी राशि किसी भी भाव में क्यों न बैठी हो। तो धनु राशि ये केंद्र और त्रिकोण दोनों का मालिक है। लग्नेश कभी अशुभ नहीं होता है, ये आप हमेशा दिमाग में बैठा ले कि लग्नेश कभी अशुभ नहीं होता है। लग्नेश हमेशा शुभ होगा क्योंकि केंद्र और त्रिकोण दोनों का मालिक वो होता है, केंद्र में होता है, इसको त्रिकोण दोनों भाव कहते हैं। और चूंकि लग्नेश से ही हम सब कुछ देखते हैं, शरीर को ही हम देखते हैं, तो शरीर के भाव का स्वामी जो भी होगा, जो राशि का स्वामी होगा, वो हमेशा शुभ होगा। तो अब पहली राशि शुभ में हम किसको मानते हैं, गुरु को मानते हैं कि गुरु इस कुंडली में धनु राशि लग्न के लोगों को में गुरु हमेशा जो है शुभ प्रभाव देगा। अब दूसरी राशि की बात आती है, उसकी अगली राशि जो धन भाव में बैठी हुई है, ये धन कुटुंब रत्न बंधन का भाव है, इसे मारक भाव भी कहते हैं। मारक भाव भी कहते हैं तो ये शनि की राशि है, मकर राशि है। तो मकर राशि जो है ये कहाँ आ गई, मारक भाव में आ गई। इसकी दूसरी राशि कहाँ गई, वो तिसढाय भाव। आप लोगों को पहले बताया गया है कि तिसढाय, तिसढाय का मतलब माने तिस का मतलब खटा तिष्ट और आय तिसढाय आय का मतलब आयस। तो तीसरा, छठा और 11वां भाव हमेशा अशुभ भाव होता है। इसकी एक राशि मारक भाव में आई, दूसरी राशि इसकी अशुभ भाव तिसढाय में आई, तीसरे भाव में आई। और ये गुरु जो है लग्नेश का ये मित्र भी नहीं है और लग्नेश भी इससे मित्रता नहीं रखता है, दोनों शत्रु है। तो सब तरीके से शनि जो है इनके साथ जो है अशुभ व्यवहार करेगा और नरसंगिक रूप से भी ये अशुभ है, तत्कालिक रूप से अशुभ है। तो सब तरीके से अशुभ होने के कारण शनि को हम कहाँ रखेंगे, शनि को हम रख लेंगे अशुभ भाव में रखेंगे। और इस लग्न की धनु लग्न की कुंडली में शनि अशुभ प्रभाव बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देगा। अब आगे बढ़िए, आप आगे बढ़ते हैं। गुरु की बात करी तो गुरु की दूसरी राशि यहाँ आई हुई थी, गुरु की बात हो गई। चूंकि लग्नेश होने के नाते गुरु जो है शुभ प्रभाव ही देंगे। दूसरी राशि ये सुख भाव में आई।
तो वैसे भी आप देखिए कि एक तो शरीर का स्वामी है, उसके शरीर के सुख पे राशि आके बैठी, तो ये गुरु शुभ ही होगा, शुभ गुरु शुभ में लिखा गया है। आगे बढ़िए, मंगल की बात करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, मंगल की बात करते हैं। तो ये पांचवी भाव में, तो यहाँ पे प्रेम का भाव है, विद्या का भाव है, संतान का भाव है, ऐसे भाव में, और त्रिकोण का भाव है। सबसे बड़ी चीज त्रिकोण का भाव है। त्रिकोण के लिए ये कहा जाता है कि त्रिकोण की राशि कभी भी अशुभ प्रभाव नहीं देती। उसकी दूसरी राशि चाहे कहीं भी बैठ जाए, किसी भी अशुभ भाव में भी बैठे, और जैसे यहाँ बैठी हुई है, यहाँ इसकी दूसरी राशि वृश्चिक राशि जो है 12वें भाव व्यय भाव में गई है, और व्यय कभी किसी को अच्छा नहीं लगता है, और मुक्ति का भाव है, मोक्ष का भाव है, तो यहाँ गई है, यह शुभ भाव में गई है, ये दुख भाव में गया, तो छठा, 8वां और 12वां भाव दुख भाव कहा जाता है। तो दूसरी राशि दुख में गई, लेकिन केंद्र और त्रिकोण होने के कारण, त्रिकोण भाव होने के कारण, त्रिकोण भाव की राशि होने के कारण ये मंगल जो है, और केंद्र का मंगल गुरु से मित्रता रखता है, गुरु मंगल से मित्रता रखता है, इस तरह से भी शुभ है नरसंगिक रूप से, जबकि ये अशुभ ग्रह है। लेकिन और एक ही खाली कारण है अशुभ होने का कि नरसंगिक रूप से यह अशुभ है, बाकी सारे कारण इसको शुभता दे रहे हैं। इस लग्न की कुंडली में मंगल भी क्या प्रभाव देगा? मंगल हमेशा सुखद अनुभव देगा और सुख प्रभाव देगा। अब मंगल के बाद अब आते हैं हम शुक्र की बात करते हैं। अगली राशि शुक्र की है। शुक्र छठे भाव में आई। ये शत्रु रोग चिंता संदेह पीड़ा का भाव है। इसकी दूसरी राशि, इसकी भी 2 राशि शुक्र की होती हैं। दूसरी राशि इसकी कहाँ चली गई? दूसरी राशि ये 11वें भाव में आ गई। तो दूसरी राशि 11वें भाव में तुला राशि यहाँ आई। ये अब तीसरा, छठा, 11वां अशुभ भाव होता है, तो अशुभ भाव में गई नरसंगिक रूप से, जबकि ये शुभ है, लेकिन तत्कालिक रूप से ये अशुभ भाव में चले गए। अशुभ भाव में चले गए तो इसलिए अशुभ हो गए। अब गुरु से जो है शुक्र की, गुरु जो है नरसंगिक रूप से शुभ है, लेकिन गुरु शुक्र से शत्रु भाव रखता है। गुरु शुक्र से शत्रु भाव रखता है, और शुक्र जो है समभाव रखता है। गुरु शुक्र से, गुरु लग्नेश जो है शुक्र से शत्रु भाव रखता है। तो जब इस शत्रुता इससे रख रहा है, ये समभाव रखता है, तो बहुत अच्छा परिणाम नहीं देगा। तो शुक्र भी जो है इस राशि में क्या करेगा? शुक्र भी अशुभ प्रभाव ही देगा। इस लग्न के लोगों के लिए शुक्र जो है अशुभ प्रभाव। अब अगली राशि की बात आती है कि अगली राशि मिथुन राशि है। मिथुन राशि 7वें भाव में आई। ये मारक भाव है, तो 7वें भाव में है, अशुभ हो गई। बुध, और इसकी दूसरी राशि कहाँ चली गई? दूसरे केंद्र में चली गई। वो केंद्र में जो है कन्या राशि की तरह से 10वें भाव में चली गई, कर्म भाव में चली गई। तो अब बुध जो है, बुध की स्थिति आप जानते हैं कि बुध अगर अकेले रहता है तो शुभ होता है, शुभ ग्रहों के साथ रहता है तो शुभ होता है, अशुभ ग्रह के साथ रहता है तो अशुभ होता है। तो बुध नरसंगिक रूप में कोई इसका प्रभाव नहीं है कि शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी हो सकता है, तो नरसंगिक रूप से इसको नहीं बहुत। लेकिन यहाँ पे चूंकि दोनों केंद्र भाव में आया, दोनों शुभ भाव में आया, और गुरु जो है, गुरु बुध के साथ शत्रुता रखता है, लेकिन बुध जो है गुरु के साथ जो है समव्यवहार रखता है, और 2 केंद्र का होने के कारण शुभ भाव। तो बुध भी यहाँ पे क्या प्रभाव देगा? गुरु चूंकि ये ज्ञान के देवता है, ये बुद्धि के देवता है, ज्ञान और बुद्धि दोनों जो है कभी अलग नहीं रह सकती, इसलिए बुध भी इस कुंडली में 2 केंद्र भावों का स्वामी होने के कारण अशुभ प्रभाव न देके इस कुंडली में बुध भी जो है शुभ प्रभाव ही देगा। इस लग्न में धनु लग्न में ये शुभ प्रभाव ही देगा। अगली राशि चंद्रमा की आती है। चंद्रमा की एक ही राशि होती है, मन के कारक चंद्रमा कहे गए हैं। ये 8वें भाव में आए हैं। 8वां भाव वैसे तो दुख भाव कहा गया है, तात्कालिक रूप से चंद्रमा को यह कहा गया है कि सूर्य से 72 डिग्री दूर होते हैं, यानी 72 डिग्री दूर रहेंगे तो वो शुभ होते हैं, और पक्ष बली माने गए हैं। ये खष्टी से लेके अगली खष्टी तक ये मजबूत माने जाते हैं, और उसके आगे के भाव में जो है ये हमेशा जो है रहते हैं। सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादश, द्वादश, त्रयोदशी, चतुर्थी, पंचमी और प्रथमी, दूसरी, तृतीया, चौथी, पंचमी, खष्टी, पंचमी तक ये अशुभ माने जाते हैं। तो ये शुभ ग्रहों की बाद में जो है तो शुभ, लेकिन धनु लग्न की कुंडली में एक ही राशि होने के कारण सूर्य और चंद्रमा को अष्टमेश का दोष नहीं लगता है। अष्टम में ये अशुभ भाव है, लेकिन ये मन का कारक है। मन को आयु से क्या मतलब?
आप इस तरह समझिए कि मन को इसलिए दोष नहीं लगता, दोष न लगने का कारण है कि मन है, तो मन को जो है, मन को आयु से क्या मतलब, मन तो जब तक जीवन है तब तक मन चंचल रहेगा, मन भागेगा, मन दौड़ेगा, तो मन अपना कार्य करता रहेगा, तो मन को जो है इससे नहीं होता, इसलिए इसे अष्टमेश का दोष नहीं लगता। इसी बार सूर्य भी आत्मा का कारक होता है, वो भी अष्टम होता है, तो उसको भी अष्टमेश का दोष नहीं लगता। तो इस कारण से चंद्रमा भी यहाँ क्या है, चंद्रमा भी यहाँ एक ही है, और इसके चंद्रमा जो है गुरु के मित्र है, गुरु चंद्रमा का मित्र है लग्नेश के, ये दोनों एक दूसरे के मित्र होने के नाते चंद्रमा भी यहाँ इस लग्न की कुंडली में चंद्रमा भी शुभ प्रभाव ही देंगे, जबकि अशुभ भाव के स्वामी है, लेकिन चंद्रमा सुप्रभाव ही देंगे। अब क्योंकि अब उसके बाद अगली राशि आपकी आती है, सूर्य की राशि आती है सिंह राशि। सिंह राशि जो है कहाँ बैठी, त्रिकोण में बैठी है, तो त्रिकोण अपने आप में जो है सुप्रभाव देता है, और यहाँ से भाग को देखा जाता है, पिता को देता है, पिता के कारक है, तो पिता का कारक है, तो ये भी जो है ये है, तो सूर्य भी जो है इसमें, सूर्य भी यहाँ पे शुभ प्रभाव ही देगा, ये भी लग्नेश के मित्र है और लग्नेश इनका मित्र है, ये प्रभाव देगा। तो इस प्रकार आपने जाना कि इस लग्न में, धनु लग्न में गुरु मंगल बुध चंद्रमा सूर्य, ये 5 ग्रह धनु लग्न में क्या हो जाते हैं, सुप्रभाव देने वाले होते हैं। शनि शुक्र को छोड़कर सभी ग्रह जो है सुप्रभाव देने लगते हैं इस कुंडली में, इस लग्न कुंडली में शनि शुक्र को छोड़कर सभी ग्रह सुप्रभाव देते हैं। अब योग कारक की बात कहें तो योग कारक आपको मैंने बताया कि तीनों त्रिकोण, ये त्रिकोण हुआ, ये त्रिकोण हुआ, ये त्रिकोण हुआ, योग कारक होता है, तो लग्नेश को नहीं लेते हैं हम, यही दोनों को लेते हैं, क्योंकि केंद्र भी हो जाता है। ये 2 त्रिकोण जो हैं, तो यहाँ के मालिक कौन है, यहाँ का स्वामी जो है मंगल है, मेष लग्न है, मेष लग्न का स्वामी मंगल है, तो मंगल इसमें जो है योग कारक हो जाएंगे, मंगल योग कारक होंगे। उसके बाद दूसरा सूर्य यहाँ पे जो है त्रिकोण के जो है भाग्य भाव के 9वें भाव के स्वामी है, तो 9वें भाव के स्वामी होने के कारण सूर्य भी जो है योग कारक होंगे इस कुंडली में, सूर्य भी योग कारक हो जाएंगे। अब पूर्ण योगकारी की बात करें तो पूर्ण योगकारी हमने आपको बताया है, बड़े आसानी से आप देख सकते हैं। इन दोनों त्रिकोणों को देखिए, इनकी दूसरी राशि केंद्र में गई है या नहीं गई है। अगर केंद्र में नहीं गई है तो पूर्ण योगकारी नहीं होंगे। तो ये मंगल की राशि है, मंगल की राशि मेष है, इसकी दूसरी राशि क्या होती है, दूसरी राशि वृश्चिक होती है। वृश्चिक कहाँ गई है, 12वें भाव में गई है, केंद्र में नहीं गई। केंद्र के भाव ये होता है प्रथम, चतुर्थ और सप्तम और 10वां भाव होता है, तो यहाँ नहीं आई तो पूर्ण योग कारक नहीं है। सूर्य की एक ही राशि होती है, दूसरी राशि नहीं होती है, तो इसलिए पूर्ण योग कारक नहीं। तो इस लग्न में भी पूर्ण योग कारक ग्रह कोई नहीं है, कोई नहीं, हम लिख देते हैं कोई नहीं। तो इस प्रकार आज आपने क्या जाना, आज आपने आज 64वें पाठ में धनु लग्न के बारे में जाना। अब हम 9 लग्नों तक आ गए हैं, 3 लग्न और बाकी है जो 3 दिन में खत्म हो जाएगा। और फिर कारक की बात आ रही है, ये 3 लग्नों को हम जो है शुभ अशुभ की बात बता के कौन ग्रह किस भाव का कारक होता है। सारे ग्रह जो है किसी न किसी के कारक होते हैं। जैसे कि हमारे जीवन में परिवार में जो मकान होता है, परिवार होता है, तो हर जगह का कोई ना कोई कारक, जैसे घर का कारक पिता होता है तो सारी जिम्मेदारी उसकी होती है कि सब लोग काम करेंगे, लेकिन मूल कारक जो होता है पिता होता है। उसी तरह हर भाव का कोई ना कोई कारक होता है। और इन तीनों लग्नों को 12वें मीन लग्न तक आने के बाद आप हम कारक की चर्चा करेंगे, और उसका इसी में ग्रहों के बारे में कुछ और चीजें जो रह गई हैं उनको पूरा करते हुए फिर आगे पढ़ेंगे। तो आगे हम आपको भाव भावेश और उनके बारे में, अभी भाव फल कथन के तरफ आप बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं, और जल्दी ही हम आपको फल कथन तक ले जाएंगे और फल कथन भी बताना शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, सभी को नमस्ते, धन्यवाद।